और चीज़ें जरा समझने की कोशिश करो कि ये जो खुददारी है ना ब्लड के अंदर छोटी सी बात मेरे को याद है कि जब कॉलेज वाले टाइम पे कॉलेज की फीस भरी हुई थी, मेस की फीस भरी हुई थी। इसके अलावा महीने में मैं 500 रुपये लेता था इससे ठीक 500 रुपये में आपको साबुन तेल पानी सब अपना गुजारा करता हूँ उसी 500 रुपये। तो सैटरडे को हमारी रात को मेस बंद हुई। उस मेस बंद होने के कारण फिर सब बाहर खाना जगाने जाते थे, तो लगभग 100-110 रुपये क्वान्टिटी का बिल आता। अब मेरे पास कितने रुपये 500। अब 500 के अंदर साबुन तेल पानी लाने के बाद तो 200-250 रुपये बचेंगे। तो 2 दिन मैं दोस्तों के साथ चला जाता था और बाकी के 3 हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी उस मंथ के अंदर आएंगे उसके अंदर दोस्तों को कहता नहीं यार आज पेट में दर्द, आज बाहर खाने में और अपना मेस में चले गए। वहाँ 15 रुपये की चावल की प्लेट मिलती है वो खाने, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई मेरा बिल ना पे कर दे, क्योंकि मैं उसको भी वापस नहीं कर सकता। एक दोस्त ने मुझे एक बार मैंगो शेक पिला दिया था, मुझे याद है 20 रुपये का। फिर मैं अगले दिन इंतजार करा, उसने धक्का करके पिला दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कब ये दोबारा कैंटीन के पास मेरे साथ चले और मैं इसको वही वापस 20 रुपये का पिला दूँ। अब आप चाहें तो इसको छोटी सोच कह सकते हैं, कंजूस आदमी कह सकते हैं, लेकिन मेरे को ना पचता नहीं था वो, समझ रहे हो। मैंने सोच रखा था कि भैया जो करेंगे ना अपने कूदे पे करेंगे और खुददारी थोड़ी जीवन के अंदर होनी चाहिए। अब जब आपने सोच लिया कि माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते थे यार, आपको स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, अब वो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करके ले गए? और तो कुछ कर नहीं सकते वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कोचिंग का पैसा दे देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 2 सिचुएशन तुम्हें बता रहा हूँ। सिचुएशन नंबर 1, अब तुमने क्या किया, हर चीज़ के अंदर तुम सोच रहे हो कि भैया नहीं किताब थोड़ी ले पाएंगे, नहीं किताब नहीं लेंगे, इसमें पैसा बचा लेते हैं। यार ये ज़रूरी चीज़ों पे हम पैसा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन और 50 पैसा खाएंगे जाके, फलानी का रिचार्ज करा देंगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ों पे पैसा नहीं खर्च करते। अब 2 सिचुएशन है। एक आदमी है जो बिल्कुल ऐसे हर चीज़ों किताब पे सोच रहा है कि पैसा दूँ कि ना दूँ, कोर्स पे सोच रहा है पैसा दूँ कि ना दूँ। वो लड़के ने 3 साल लगा लिए और हो सकता है 1% हो भी जाए, बाई चांस उसका सिलेक्शन नहीं हो। और दूसरा एक लड़का उसने अपना बढ़िया कोचिंग भी करी है, अपने पैसे वैसे से किताब भी कर रहा है, प्रॉपर सब कुछ कर रहा है। उसने चाहे घर वालों के 50,000 रुपये भी लगवा दिए, इवन घर का एक खेत भी बिक गया, लेकिन वो जो काम करने आया था वो उसने कर दिया। अब ये 2 सिचुएशन इमेजिन करो, चाहे एक लड़के ने 5,000 रुपये में 3 साल निकाल दिए तो भी घर वाले कहेंगे हम तो खर्चा भेजते थे करके क्या है, और एक लड़के ने अगर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी लगवा दिया तो भी कहेंगे हमारा लड़का इंस्पेक्टर लगे। तो एक ये खुददारी अपने अंदर लेके आइए कि बच्चे जो मैं काम करने आया हूँ, मेरा मेन टारगेट वो है, मेरा मेन फोकस वो है, मुझे वो काम करना है। चाहे अब घर की स्थिति देखो सबकी अलग अलग हो सकती है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद BMW लेने आए, हालांकि SSC वाला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई अच्छी गाड़ी लेने आए। कोई ऐसा भी हो सकता है कि अभी 10 किलोमीटर उसको ऑटो के पैसे बचाने के चक्कर में पैदल जाना है। तो घर की स्थिति तो आप जानोगे, लेकिन जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर अपने को ये सोचना है कि जो काम करने के लिए मेरे को घर वालों ने भेजा है, क्या मैं वो काम पूरा कर रहा हूँ। इस बात को टारगेट बनाइए। और ये खुददारी 2 मिनट में मेरी बात सुनने से नहीं आ जाएगी। अगर तुम फेक खुददार हो या फेक मोटिवेशन चाहिए तो ये 2 दिन बाद सफा हो जाएगा, लेकिन असली अंदर अगर ज़मीर के अंदर कुछ जिंदा है ना कि यार बस अब करना है, वह बहुत हो गया। कितने दिन माँ बाप पे डिपेंडेंट रहेंगे यार, उन्होंने जो हमारे लिए करना था वो कर दिया, अब हमारी टर्न है। और मैं फिर बता रहा हूँ, उन्हें ना पैसा चाहिए और तुम कहलाओगे इंस्पेक्टर कहलाओगे, उनकी गली मोहल्ले में 2-4 लोग इज्जत करते हैं, उसके अलावा जीवन पे उनको कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ बच्चे जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी लगा दी उसने कुछ करके दिखा दिया। आ रही है बात समझ में? तो आज अपने आप से एक सिंपल सा एक छोटा सा वादा करो कि फालतू स्ट्रेटजी वीडियो देखना, फालतू दुनिया जहान की वीडियोस देख लेना, ये सब अब छोड़ देंगे और जो अपना मेन फोकस है उस पर अपन फोकस करें। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना। देखो डर जो होता है ना, चलो एक एक करके अरे मैं यही हूँ, देखो मेरी बात सुनो, 2:30 बज रहे हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ 4:30-5 बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहूँगा, बीच में वॉशरूम भी नहीं जाऊँगा। तुम मुझे एक बार बताओ, जब मैं अपना टाइम देने को तैयार हूँ तो तुम इतनी मारकाट क्यों मचा रहे? अगर हम एक एक करके सब बात सुनने लग जाएं एक दूसरे की, अभी मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम वाकई में ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर की तरह बिहेव करो, ठीक है? ऐसे फालतू क्राउड नहीं बनना। लगना चाहिए कि हाँ भैया कल को ये जाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर आदमी बनेगा। समझ में आई बात? तो एक एक करके सब बात रखने की कोशिश करो, ठीक है? लगना चाहिए कि भाई कितना भी बाउंसर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बच्चे अपने आप में इतने सेंसिबल हैं कि अपने आप मैनेज कर सकते हैं।
पहला इस भाई का सवाल था कि सर डर को कैसे काबू करें। एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करना, डर कब लगता है, मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है, सुनिए, गंगा नदी में बोट चलती है, उस पर बिठाते हैं, बाहर ऐसी तेज़ तेज़ लहर आती है। जब मैं पहली बार गया था तो बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है कहीं बोट से पलट ना जाऊँ, मर ना जाऊँ। सारी राफ्टिंग में मैं ऐसे रस्सी पकड़ के बैठा रहा। जब दूसरी बार मैं गया तो वो डर थोड़ा कम हो गया, फिर मैं रस्सी पकड़ के नहीं बैठा था। जब तीसरी बार मैं गया तो डर और कम हो गया, फिर मैं बाहर कूद रहा हूँ बोट से अपने आप। उसने कहा कूदोगे, मैं कहा हाँ कूदेंगे, क्यों नहीं कूदेंगे, मैं कूद गया। चौथी बार डर और ख़त्म हो गया, कूदने के बाद भी वो रस्सी पकड़ा देता है, मैंने चौथी बार रस्सी भी नहीं पकड़ी। पांचवीं बार डर और ज़्यादा खुल गया, फिर उसने कहा कूदोगे, वहाँ अगले पे मिल लेना, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, 1 किलोमीटर में ऐसे स्विम करके चला गया। तो कहने की बात यह है कि जितनी आपकी तैयारी मजबूत होती है, डर अपने आप कम होता हुआ चला जाता है। इस बात को समझिए, पहली बार में हर इंसान को डर लगेगा, जब आप उतने लेवल की अपनी तैयारी कर लेंगे। बहुत बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जब CGL का, तो उसमें टाइपिंग होती है, उसमें मेरे को TA वाली पोस्ट मिली। तो उसमें क्या था, टाइपिंग वाले टाइम पे मेरा जो टाइपिंग स्पीड आ रही थी, मेरी आ रही थी 24। उस टाइम पे से 27 या 28 चाहिए होती है TA के लिए, अब पता नहीं बदल गई हो तो मुझे पता नहीं है, 27-28 वर्ड पर मिनट की चलती है। और मेरे साथ एक सौरभ नाम का लड़का था, उसकी स्पीड आती थी घर पे 33, मेरी आ रही है 24, मेरे को पेपर में ज़्यादा चाहिए, उसकी आ रही है 33, वो कंफर्टेबली कर सकता है। और जब रिजल्ट आया, मेरा टाइपिंग क्लियर, उसका टाइपिंग नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ मैं कर लूँगा। तो ये आपके अंदर कब आएगा, जब आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा मेहनत करोगे। दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत देर पढ़ रहा हूँ या बहुत देर कर रहा हूँ, आपके अंदर आपको पता होगा ना कि हाँ यार मैंने दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रखी है और मैं वाकई में उस नौकरी के लायक हूँ, मेरे अंदर वो कूदा है, मैं वो हूँ जो उस नौकरी से बड़ा हूँ। समझ में आई बात? तब अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप बनना चाहते हैं वैसे बिहेव करना शुरू करिए। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे वो सब अब चीज़ें छोड़ दो कि बनियान पहनी, फोटो खींच के लगा दी। ढंग से, जैसे एक ऑफिसर रहता है, जैसे एक ऑफिसर बात करता है, फालतू बकैती नहीं बिना मतलब की, कि चाहे एक दुकान पे चले गए दोस्तों के साथ फालतू बकवास कर रहे हैं, जो आप बनना चाहते हो वैसे बिहेव करना शुरू करिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कूदा है, मैं इस नौकरी को क्रैक कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। समझ में आया? दो चीज़ें हैं, एक तो तैयारी उतनी पुख्ता होगी, उससे कॉन्फिडेंस बनता हुआ चलेगा। और दूसरा, अपने अंदर लेके आइए कि हाँ मैं इस नौकरी के लायक हूँ। जब तुम खुद ही नहीं मान रहे कि मैं इस नौकरी के लायक हूँ, तो फिर तुम्हें वो कौन सी नौकरी देने बैठे? खुद अपने मन को तो समझाओ कि हाँ मैं इस नौकरी के लायक हूँ। और वो कैसे आएगा? बैकग्राउंड प्रिपरेशन तो तैयारी की है, कि तैयारी जितनी पुख्ता होगी, जितने मॉक में नंबर आ रहे हैं, जितने तुमने प्रैक्टिस सेट लगा रखे, मेन फोकस वो है। लेकिन उससे अपने आप को भी समझाइए कि जब मैं मॉक में परफॉर्म कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं लायक हूँ। तो फिर वो डर धीरे धीरे काबू में आने लगेगा। और एक छोटा सा काम और कर सकते हो, भले ही CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL का पेपर देने भी चले जाया करो, MTS का पेपर देने भी चले जाया करो, इवन अगर कोई नेवी वेवी के निकलते पेपर देने चले जाए। क्योंकि होता क्या ना, पेपर का एग्ज़ाम हॉल का जो एक वो एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको फील करना बड़ा ज़रूरी है। समझ में आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी भी सब चीज़ों की करने लग गए, कभी नेवी की तैयारी कर रहे हैं, कभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वो मत करना। तैयारी एक ही चीज़ पर फोकस रखो अपनी, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक ही बैंक का, SSC का या NDA, नेवी, CDS, कोई एक स्ट्रीम का ही पेपर निकाल लो, उतना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, CGL, CPO, स्टैनो, CHSL, इनका सिलेबस है, ये चारों एक साथ ही तैयार हो जाएंगे आप, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। पेपर देने सबका जाइए, उससे क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में कैसा होता है, वो गदगद कैसी होती है, उसको फील करने की आदत डालिए। और अगर हो सके आपके आसपास, मुझे लगता है पटना में तो इतना क्राउड है, ज़रूर कोई ऑफलाइन टेस्ट का भी सेंटर होंगे आसपास, 5-10 टेस्ट उस पर लगा के आना। जब साइड में आसपास 5-10 बच्चे बैठे हों, सर्वर एकदम जो कट से चालू होता है, उस टाइम पे जो गदगद सी होती है। और पेपर वाले टाइम पर थोड़ा सा पहले जाया करो, क्योंकि अभी मेरा एक स्टूडेंट है, सुनील नाम है उसका, ठीक है, कंटेंट का भी मेरा काम करता है। इस साल भी वो बढ़िया लेके जाएगा, एक्साइज इंस्पेक्टर की लेके जाएगा वो 100%, और अगले साल हो सकता है RAS भी बन जाए। अब उसी लड़के के साथ क्या हुआ, बाई चांस क्या हुआ, एडमिट कार्ड पे, दोनों एडमिट कार्ड पे जैसे होता ना, एक ही एडमिट कार्ड पे वो आने लग गया अपना AA का जो पेपर होता ना अलग से, उसी एडमिट कार्ड पे था वो, और उसने कॉलेज का सेंटर अलग देख लिया, वो उस पर पहुँच गया। फिर वो कैब वैब देख के वहाँ पे जाने लगा, वहाँ पे दोबारा, तो वो जो हड़बड़ गदगद होती है ना, वो होने के बावजूद भी वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करे। क्यों? ऑफलाइन इतने मॉक लगा दिए उसने, दुनिया जान के, और उसने अपने आप को समझा रखा है कि सर मैं कर दूँ।
वो मेरा कंटेंट भी बनाता है। जो लोग कह रहे थे ना कि हाँ भैया हम तो और काम करते हैं, हम कैसे करें, वो दिन में 5-6 घंटे तो मेरे काम पे लगाता है, उसके अलावा पढ़ता भी है। फिर भी वो इस साल एक्साइज इंस्पेक्टर की नौकरी 100% निकाल लेगा, क्योंकि उसकी मेहनत उतनी है, उसकी तैयारी उतनी है, और उसने अपने आप को समझा रखा है कि हाँ मैं इस नौकरी से बड़ा हूँ, हाँ मैं उस क्वालिटी का आदमी हूँ कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। बैकग्राउंड में आपकी तैयारी काम करेगी, और अपने आप को बोलिए, अपने आप को समझाइए कि हाँ ये नौकरी मेरे से बड़ी नहीं है। रोज़ इस चीज़ पे काम करिए, ठीक है। अब अगला कोई बोलना चाह रहा था, तैयारी के कितने दिन बाद मौका देना चाहिए? अगला ठीक है सर, कौन कौन चीज़ें कहाँ से करें अभी तो बताइए। ये दोनों सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले तो तैयारी के कितने दिन बाद मॉक देना चाहिए? अगर मेरी मानो, दुनिया की सलाह 50 और हो सकती है, मेरा ये मानना है कि जब तक 70% सिलेबस कवर ना हो जाए तब तक मॉक देने का मतलब नहीं। सबसे पहली बात, 70% सिलेबस कवर करिए, वरना आप मॉक देंगे, नंबर आएंगे आपके 200 में से 70, तुम होगे डिमोरलाइज, कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, ये मॉक भॉक लगाने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया करो। प्रीवियस ईयर इज़ द ऑथेंटिक सोर्स टू प्रैक्टिस। मॉक में क्या हो जाएगा भैया, मॉक जानबूझ के अगले आदमी ने मुश्किल बना दिया, उसमें तुम्हारे नंबर आ गए 70, तुम तो दिल्ली बैठ उसी टाइम छोड़ दोगे कि यार ये क्या हो रहा है, कट ऑफ तो 135 जा रहा है, मेरे तो 70 आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना 2018 से लेकर 21 तक के, जब वो हो जाएं उसके बाद आप सोचना कि अब मॉक वॉक लगाना। तो पहली बात, 70% सिलेबस होने के बाद ही प्रैक्टिस शुरू करें। चैप्टर वाइज करो। किसी मैथ्स के टीचर ने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, चैप्टर वाइज के लगा दो दुनिया जान के सवाल। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पहले करते रहो, लेकिन कंप्लीट सेट वाली जो प्रैक्टिस है, अपना सिलेबस 70% पूरा होने के बाद ही करें। उसका केवल रीज़न ये कि डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। हार्ड वर्किंग होना एक लाइन है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हार्ड वर्क से टैलेंट को बीट किया जा सकता है, लेकिन अगर हार्ड वर्क करने का आप में गूदा है लेकिन मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। तो तैयारी शुरू करने के 70%, जब सिलेबस आपको लगे कि हाँ मैथ के 70% मेरे चैप्टर हो गए, इंग्लिश के हो गए, रीजनिंग के हो गए, तब प्रैक्टिस शुरू करना और पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, फिर जाके मॉक देना। और दूसरा, इस भाई का सवाल क्या था, 3 साल हो गए मेंस दे रहा हूँ, उसमें नंबर नहीं बढ़ रहा। सबसे 140 से मतलब नहीं है, 120 कहता, 170 कहता, 180 कहता, तो भी बात सेम ही रहती। बात ये है कि हम ज़्यादा ध्यान देते हैं मॉक देने पर बजाय कि एनालिसिस करने पर। मॉक से हमें ये पता चलता है क्या कि हमें कितना आता है। मॉक देने से तो यही पता चलेगा ना कितना आता है। तो सबसे पहले मॉक में लिखते हो ना, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए, उल्टा एनालिसिस करो, किसमें कितने कटे, ग्रामर में कितने कटे, वोकैब में कितने कटे, आरसी में कितने कटे। सबसे पहले तो अपनी कमियां, अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अब कोई बच्चा आके कह देता है मेरे मॉक में मार्क्स रुक गए, अब टीचर से सोचता है कि टीचर अंतर्यामी है, बाबा बंगाली, अपने आप सोच लेगा तेरी ग्रामर कमज़ोर है। अबे वो काम तो तू करेगा। तो सबसे पहले उल्टा एनालिसिस करिए, आप अपने मार्क्स लिखने शुरू करिए, मेरे ग्रामर में कितने कटे, मेरे वोकैब में कितने कटे, मेरे आरसी में कितने कटे। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तो सॉल्यूशन होगा। ग्रामर में नंबर कटते हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर वाइज 200 सवाल नहीं लगा रखे। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, अगर ग्रामर की बात करें, इंग्लिश में मैं सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूँ, 200 अगर हर चैप्टर के सवाल नहीं लगा रखे तो वो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होगा कि आप मिसलिनियस सवाल कर पाओ। वोकैब में नंबर कटते हैं तो कोई एक किताब पूरी कर लो, मेरी भी आती है, लेकिन अगर मेरी नहीं चल रही है, वोकैब प्रो के लिए, वोकैब प्रो मेरी आती है, ब्लैक बुक हो गई, केडी कैंपस वॉल्यूम 2 हो गई, कोई एक किताब तो पूरी करो। कोई वर्ड पावर का भी मैं बता देता हूँ, वर्ड पावर से बढ़िया किताब ना लिखी गई है ना लिखी जाएगी, लेकिन केवल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। उस किताब को वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो इंग्लिश मीडियम से हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो कैब ये अपनी वर्ड पावर मेड इजी से 1000 वर्ड आप पे याद हो जाएंगे, आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा। परंतु अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, आप उसमें बोर होंगे और उसको छोड़ेंगे और फिर आपका वो कैब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बार कोशिश करिए कोई किताब उठाइए और साथ वो कैब की वीडियोज़ हैं जो पेड पढ़ते हैं, पेड भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फ्री वाले में मैंने कोशिश करी, मेरे चैनल पे कितनी सारी ईडीएम वो दुनिया जान की वीडियो है। उससे क्या होता है ना, देखो 2 सिचुएशन इमेजिन करो। सिचुएशन नंबर 1, हमने किताब उठाई, 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 में से हमें 9 नहीं आते, सिर्फ 1 आता है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि हम 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 में से हमें 4 या 5 पहले से ही याद है, तो कौन सी किताब के अंदर हमारा इंटरेस्ट बनेगा? सेकंड वाली।
तो कोशिश करिए कि पहले कोई वीडियो से अपना इंटरेस्ट बना ले। वर्ड पावर मेड इजी मेनली इंटरेस्ट बनाने के काम करती है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। 1000 वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद होते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर वोकैब लगाते हो वही वर्ड आपको दिखते हैं तो इंटरेस्ट बन जाता है। तो सबसे पहली वोकैब के लिए तो बात ये हुई कि अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए कोई वीडियो से करें, चाहे वर्ड पावर मेड इजी से कर लें, कोई नेमोनिक्स वाली किताब आती है उससे कर लें। एक बार 1000-2000 वर्ड ऐसे याद करें, ताकि जब आप किताब उठाओगे तो उसमें मन ज़्यादा लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मतलब आरसी में दिक्कत है तो सबसे ज़्यादा उसी में दिक्कत है सर। वर्ड पावर से भैया सीधी बात है, सिर्फ 1000 वर्ड याद होंगे, उसके अलावा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ईडीएम उसमें नहीं है, फ्रेजल वर्ब उसमें नहीं है, वन वर्ड है उसमें थोड़े मोटे बस, एंटोनिम सिनोनिम के भी ज़्यादा सवाल उससे नहीं फंसेंगे। वो केवल 1200 वर्ड याद करने की किताब है, उससे आपका वोकैब में इंटरेस्ट बन सकता है। लेकिन आप सोचें कि उसको करके अपना सीजीएल की वोकैब तैयार हो जाएगी, तो ना भैया, नहीं हो पाएगी। ठीक है। वो केवल वो देख लो, चाहे कोई नेमोनिक्स की किताब ले लो, चाहे कोई वीडियोस देख लो, उससे इंटरेस्ट डेवलप कर लो। और इनमें से कोई भी एक किताब, ब्लैक बुक कर लो, चाहे अपनी केडी कैंपस वॉल्यूम 2 कर लो, चाहे मेरी वाली वोकैब प्रो आती है वो कर लो, कोई भी एक किताब इनमें से निपटानी आपको पड़ेगी। भाग लो, वीडियो देख लो 50, इस वीडियो के बाद हो जाएगा गुलाम। जितना भागोगे 2-3 साल अपने ख़राब कर रहे हो, करना वही है, मेहनत लगेगी उसके लिए। भाग के ज़्यादा समय आपका निकलेगा नहीं, जितना समय आप निकाल रहे हो अपना ही निकाल रहे हो। जो डेली वीडियो देखते रहते हो ना, फलाने टॉपर की स्ट्रेटजी, वो सब दिन रात घिसते हैं। वहाँ आके वही होते हैं ना, आदमी के पास 2 पैसे आ जाते हैं, फिर वो अलग टशन में हो जाता है ना। उसकी नौकरी लग गई है, वो जाके कहेगा इट वॉज वेरी ईजी। अब जब रात को 14-14 घंटे वहाँ पढ़ रहा था, जब कौन उसकी वीडियो कोई नहीं दिखाता। अगर तुम्हें वाकई में ही देखना है ना, वीडियो देखा करो कोई हिंदी मीडियम के बच्चे, वो तुम्हें बताएगा कि 2 साल वो कैसे घिसा है, 2 साल उसने कैसे कमरा पूरा रंग दिया वो कैब से। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मेरे अगर वो कैब वाली तुमने फ़ोटो देखी होगी, पूरी दीवार पे मैंने वो कैब चिपका दी थी, जिसके जब वो सिक्योरिटी वहाँ मुखर्जी नगर में ना सिक्योरिटी लेते हैं, मेरा 3300 रुपये के आसपास का कमरा था वो। जब मैं बोला कि ये मैंने उखाड़े तो पेंट साथ आ गया। वो बोला ये 3300 रुपये तो तेरे कट गए। मैंने कहा अंकल कैसी बात करो, 3300 रुपये सिर्फ इसके? कहता बेटा पेंट करा दे। पेंट कराने वाले को बुलाया तो वो कह रहा 2800 रुपये लूँगा और वो भी इतनी दीवार करूँगा और उसमें भी रंग मिले पता नहीं। अब मैंने कहा ये 3300 रुपये अच्छे हैं। वो मैंने पता रोल करके सारे जो मैंने चार्ट बनाए थे वो मेरे पास घर पे अभी भी मेरे बेड में पड़े, क्योंकि वो मेहनत है यार। वो आप सोचो, आप अपने आप को पहले तो शक्तिमान मानना बंद कर दो कि भैया एक बार वो कैब पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 5, 6, 7 बार उन्हीं वर्ड्स को बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको रिवीजन देनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं। वहाँ पे वो लॉज टाइप का था, उसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 लड़के रहते होंगे। वॉशरूम थे केवल 3, सुबह लग जाती थी लाइन। तो वहाँ पे अब सब अपनी बाल्टी लगा देते हैं। एटीएम के बाहर क्या है, वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हो ना, सब अपनी बाल्टी रख के चले जाते हैं और दीवार पे वो कैब चिपका रखी है। ऐसे खड़े होकर तब तक रिवाइज कर रहा हूँ और उधर देख रहा हूँ बाल्टी पे नंबर आया कि नहीं। जब रोटी आ रही है वहाँ पे जा रहे हैं, वो टिफ़िन सेंटर पे गर्म रोटी खा ले, भी कम से कम खाना तो थोड़ा गर्मा गर्म मिल जाए। वो प्लेट रख के चला जाता है, रोटी आने में टाइम लगता है, साइड पे फ़ोन रख रखा है, उसके अंदर अपनी वो कैब जो है हिस्ट्री में, ये डिक्शनरी में एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का, जो वर्ड मैंने डिक्शनरी में देखे हैं उनको रिवाइज कर रहा हूँ। तो वो कैब रिपीटिशन और रिवीजन मांगो, उस पर आपको कमांड बनानी पड़ेगी। आरसी की अगर बात करूँ तो बच्चे कितना भाग लो, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। आप 2 साल कोचिंग ले लो, चाहे 10 साल कोचिंग ले लो, 50 टीचर से 50 बार कोचिंग ले लो, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये बात दिमाग में समझा लो। और ये फालतू क्लोज टेस्ट को गुलाम बनाने वाली, कैसे दिए जाते हैं पैसेज के सवाल बिना पैसेज पढ़े, ये सब वीडियो देखना छोड़ दो, ठीक है। अब मैं किसी का नाम लेता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा तो समझ जाओ, ठीक है। हाँ जी सर, रेजर और ब्लैक बुक में नहीं है। सीपीयू में पैसे कैसे करें सर? सेम